हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी इंटरमीडिएट के पहले चैप्टर जिसका नाम है ठोस अवस्था। तो आज के वीडियो में हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि ठोस अवस्था क्या होती है और इससे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं ठोस अवस्था की। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसकी आकृति, आकार और आयतन तीनों निश्चित होते हैं तथा कणों के मध्य रिक्त स्थान, जिन्हें हम अंतराकाशीय स्थान भी कहते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये है ठोस अवस्था की एक सिंपल डेफिनेशन जिसे हम छोटी क्लासों में भी पढ़ते हैं। तो ठोस अवस्था का मतलब है कि वह अवस्था जिसमें आकृति, आकार और आयतन तीनों ही निश्चित, तीनों ही फिक्स होते हैं, बदलते नहीं है। ये पदार्थ की तीनों अवस्थाएं हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ठोस अवस्था में जो कण है उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम है। द्रव अवस्था में उससे ज्यादा है और गैस में सबसे ज्यादा है। इन्हें रिक्त स्थानों को ही हम अंतराकाशीय स्थान भी कहते हैं। ये शब्द लिखा है अंतराकाशीय स्थान। दो कणों के बीच में जो जगह होती है उसे ही हम अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। तो ये था एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन ठोस अवस्था का, जिन्हें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम ठोसों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठोसों का वर्गीकरण ज्यामिति के अनुसार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये है ठोसों का वर्गीकरण। ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं ज्यामिति के आधार पर। तो ये वर्गीकरण ज्यामिति के आधार पर है। ज्यामिति आपको आगे समझ में आएगा कि ज्यामिति किसे कहते हैं। तो ज्यामिति के आधार पर सभी ठोस पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहले क्रिस्टलीय ठोस, दूसरे अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पर हम इनके गुणों की तुलना करेंगे और इनमें अंतर देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल, इसमें हम तुलना करेंगे क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं उनके गुणों के आधार पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहला गुण ले रहे हैं ज्यामिति। सबसे पहला गुण है यहाँ पर ज्यामिति। तो ज्यामिति समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक NaCl का क्रिस्टल बनाया है। ये क्रिस्टल है NaCl का, क्योंकि NaCl एक क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो NaCl के क्रिस्टल में व्यवस्था कुछ इस तरह की होती है। इसमें प्रत्येक Na अल्टरनेट, Na और Cl दोनों ही अल्टरनेट होते हैं, मीन्स एक के बाद एक। अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक Cl के चारों तरफ 4 Na हैं और प्रत्येक Na के चारों तरफ 4 Cl हैं। तो यहाँ पर ये व्यवस्था, ये निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है। इसे हम ज्यामिति में लिखेंगे निश्चित ज्यामिति। इनकी ज्यामिति क्या होती है? निश्चित होती है, मीन्स एक पैटर्न में होती है, एक निश्चित क्रम में होती है। और यहां पर देखिए अक्रिस्टलीय ठोसों का उदाहरण है रबर या कांच। रबर या कांच, तो ये है यहाँ पर इसका पैटर्न, कणों की व्यवस्था, जिसे हम कहते हैं अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। तो इनकी ज्यामिति निश्चित होती है और इनकी ज्यामिति अनिश्चित होती है। मीन्स कणों की व्यवस्था इनकी निश्चित होती है, एक पैटर्न में होती है, और इनकी कणों की व्यवस्था किसी भी तरह से होती है। इनमें कण किसी भी तरह से लगे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला गुण देखते हैं। दूसरा गुण है दैशिकता। दैशिकता यहां पर मैं आपको समझाता हूं दैशिकता क्या होता है। इसमें अगर दैशिकता देखी जाए तो ये क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिक होते हैं। इनकी प्रकृति होती है विषम दैशिक, कि अभी मैं समझाऊंगा विषम दैशिक क्या होता है। विषम दैशिक, और ये होते हैं समदैशिक। समदैशिक, तो यहां पर विषम दैशिक और समदैशिक क्या चीज होती है। तो देखिए, अगर मैं NaCl के क्रिस्टल को यहां से देखूं, यहां से देखता हूं, तो यहां पर हमें एक लाइन में Cl 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 दिखाई दे रहे हैं। ध्यान दीजिए इस बात पर
कि NaCl के क्रिस्टल को अगर मैं इस जगह से देखता हूं तो यहाँ पर एक लाइन में ClCl लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, और अगर ये इसी NaCl के क्रिस्टल को मैं यहां से ऊपर की तरफ देखता हूं तो यहाँ पर अल्टरनेट NaCl है, एक Na एक Cl, एक Na एक Cl। तो दोनों दिशाओं से देखने पर इस क्रिस्टल में स्थिति अलग अलग है। मीन्स यहां से अगर देख रहे हैं तो यहां से सारे ClCl दिखाई दे रहे हैं, अगर यहां से देखेंगे तो सारे Na दिखाई देंगे, और अगर हम यहां से देख रहे हैं ऊपर की तरफ तो अल्टरनेट एक Na एक Cl, एक Na एक Cl, इस तरह की व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो इसे हम कहते हैं विषम दैशिक। मीन्स दोनों तरफ से देखने पर जो देखने का गुण है वो सम नहीं है, विषम है, तो इसे हम विषम दैशिक कहते हैं। और अगर यहां पर देखिए अक्रिस्टलीय ठोसों में अगर हम इधर से देखेंगे तो भी वही भीड़, और इधर से देखेंगे तो भी वही भीड़, और इधर से देखेंगे तो भी वही भीड़, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई दैशिकता हर तरफ से सेम है, हर तरफ से नीचे से देख लो तो भी सेम, बगल से देखेंगे तो भी सेम, यहां से देखेंगे तो भी सेम। तो इस वजह से ये क्रिस्टल कैसे कहलाते हैं, समदैशिक। तो आपको ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि विषम दैशिक प्रकृति इनकी होती है और समदैशिक प्रकृति इनकी होती है। इसके बाद देखिए यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि विषम दैशिक और समदैशिक, अब इसमें विषम दैशिक प्रकृति है इसकी, तो भौतिक गुण भी बदल जाते हैं जब विषम दैशिक प्रकृति होती है। तो जैसे कि अपवर्तनांक, जैसे कि यहां से देखेंगे तो अपवर्तनांक अलग होगा, यहां से देखेंगे तो अलग होगा, ठीक है। इसके बाद अगला तीसरा गुण है प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये किस तरह के ठोस है और ये किस तरह के ठोस है, तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर इन्हें बोलते हैं हम वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस, और इन्हें बोलते हैं हम आभासी ठोस, आभासी ठोस। तो एक ये गुण भी है कि क्रिस्टलीय ठोसों को सदैव वास्तविक ठोस कहा जाता है और अक्रिस्टलीय ठोसों को सदैव आभासी ठोस कहा जाता है। इसके बाद अगला गुण है विदलन गुण। विदलन क्या होता है, यहां पर अगर क्रिस्टलीय ठोसों को तेज औजार से अगर बीच में से काटें तो जो नई दो सतह बनेंगी वो चिकनी और स्पष्ट तथा सपाट होंगी। कैसे, देखिए ये कोई क्रिस्टलीय ठोस है, अगर मैं यहां पर इसे बीच में से काट दूं तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, इसके दो हिस्से हो जाएंगे, और यहां पर ये दो नई सतह बनेंगी, ये वाली, ये तो पुरानी थी, बाकी ये यहां से बीच में से काटने पर ये दो नई सतह बनी है। तो ये जो नई जनित सतह है ये चिकनी, स्पष्ट, ये नई जनित सतह चिकनी और स्पष्ट होंगी। और यहां पर अगर आप देखा जाए कि जैसे मान के चलिए यहां पर एक अक्रिस्टलीय ठोस है, अगर इसे बीच में से काट दिया जाए तो जो नई जनित सतह होंगी वो चिकनी और स्पष्ट नहीं होंगी, वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। यहां पर आप देख सकते हैं नई बनी सतह चिकनी है और स्पष्ट है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो नई सतह बनी है वो खुरदरी है और स्पष्ट भी नहीं है, खुरदरी और अस्पष्ट। तो ये होता है, इसे हम कहते हैं विदलन गुण। नेक्स्ट अगला गुण देखते हैं। तो यहां पर तीसरा गुण है कणों की व्यवस्था। तो देखिए यहां पर कणों की व्यवस्था क्रिस्टलीय ठोसों में होती है दीर्घ परासी व्यवस्था और अक्रिस्टलीय ठोसों में होती है लघु परासी व्यवस्था। तो ये क्या चीजें होती हैं, तो यहां पर इसे समझिए, यदि हम ईंटों को एक निश्चित क्रम में लगाते चले जाएंगे तो हम बहुत लंबी दीवार बना सकते हैं और बहुत ऊंची दीवार बना सकते हैं। तो ठीक वैसा ही यहां पर है, यहां पर कण एक निश्चित क्रम में लगे होते हैं तो कणों की व्यवस्था लंबी चलती है, तो इसे ही हम कहते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था। और यहां पर देखिए अगर हम ईंटों को किसी भी क्रम में कहीं भी लगा देंगे तो वो दीवार लंबी नहीं बन पाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में जिस तरह से कण होते हैं उसके,
कि कोई निश्चित क्रम नहीं होता। तो उसी वजह से यहां पर उनकी व्यवस्था कहलाती है लघु परासी व्यवस्था। ठीक बात है। अब अगला गुण है यहाँ पर क्वथनांक और गलनांक। तो इनमें अगर क्वथनांक और गलनांक देखे जाएं क्रिस्टलीय ठोसों में, तो इनके क्वथनांक और गलनांक निश्चित होते हैं। मतलब ये एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और निश्चित ताप पर ही पिघलते हैं। तो यहां पर इनके क्वथनांक और गलनांक निश्चित होते हैं। अगर इनको देखा जाए, जैसे रबर को देखा जाए, जैसे कि टायर है और रबर है, अगर टायर को हम गर्म करेंगे, पिघलाएंगे, तो उसका कुछ हिस्सा जल रहा होगा, कुछ हिस्सा पिघल रहा होगा और कुछ हिस्सा ठंडा होगा। तो यहाँ पर एक साथ वो नहीं पिघलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर बोलते हैं कि इनके क्वथनांक और गलनांक एक रेंज में होते हैं। इनकी रेंज मतलब परास, परास में होते हैं। ठीक, अगला गुण देखते हैं। अगला गुण है शीतलन वक्र। शीतलन वक्र के बारे में हम इनमें पढ़ेंगे और इनमें पढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए शीतलन वक्र कैसा होता है और क्या होता है। तो देखिए, एक तरफ हम लेते हैं अवस्था और एक तरफ लेते हैं हम तापमान, टी, टेम्परेचर। यहाँ पर तापमान और यहाँ पर अवस्था, मीन्स ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो इनका शीतलन वक्र जब हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वाष्प अवस्था में कोई पदार्थ है, तो टेम्परेचर अगर हम उसका घटाएंगे तो वो धीरे धीरे क्या में आएगा, द्रव अवस्था की ओर जाएगा। और बीच में एक स्थिति ऐसी आएगी कि टेम्परेचर नियत हो जाएगा और वह पूरी की वह जब तक आगे नहीं जाएगा, ये ग्राफ मतलब जब तक वो द्रव का द्रव ही रहेगा, जब तक सारी की सारी वाष्प द्रव में ना बदल जाए, तो उस जगह पर टेम्परेचर यहाँ नियत रहेगा। फिर उसके बाद जब सारी गैस द्रव में बदल जाती है, उसके बाद फिर से टेम्परेचर घटेगा, फिर से टेम्परेचर घटेगा, तो ये आएगा ठोस की ओर। मीन्स गैस, गैस से द्रव और द्रव से फिर ठोस। तो ये ठोस तक यहाँ पर आ जाए, फिर से वही स्थिति आ जाएगी कि यहाँ पर टेम्परेचर, तापमान नियत हो जाएगा। कब तक? जब तक कि सारी की सारा द्रव काय में ना बदल जाए, ठोस में। तो ये इस तरह का कुछ ग्राफ प्राप्त होता है क्रिस्टलीय ठोसों में। और इस ग्राफ को, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह का ग्राफ है। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं असतत वक्र, असतत वक्र। ठीक है। अब यहां पर देखिए, अब इनमें अगर ग्राफ देखा जाए, तो इनमें टेम्परेचर, अवस्था, तो इनमें कुछ इस तरह का ग्राफ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि एक तापमान की रेंज होती है, उस रेंज में ये पिघलते हैं और वाष्पित होते हैं। तो यहां पर उसका ग्राफ आएगा इस तरह का, मीन सतत, सतत वक्र। तो ये है शीतलन, इसे हम कहते हैं शीतलन वक्र। शीतलन वक्र में क्रिस्टलीय ठोसों को अगर शीतलन वक्र देखा जाए तो वह कैसा प्राप्त होगा, असतत वक्र प्राप्त होगा। और शीतलन ग्राफ ही अगर इनका देखा जाए तो सतत ग्राफ प्राप्त होगा हमें। ठीक है। अब इसके बाद ये तो हुई क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों की तुलना। अब हम इसके बाद इसमें कुछ और पढ़ेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट है, अगला टॉपिक है हमारा क्रिस्टल जालक। तो आज हम क्रिस्टल जालक के बारे में सीखेंगे कि क्रिस्टल जालक क्या चीज होती है, और इससे एक चीज और निकल के आएगी जिसको मैं वही बताऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर ये हैं कण जो कि ठोसों में विद्यमान होते हैं, और इनके बीच जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत ही कम होता है। और हम जानते हैं, देखिए इस पूरे चैप्टर में अब हम क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही पढ़ेंगे, अक्रिस्टलीय ठोसों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये है एक क्रिस्टलीय ठोस, जिसमें कि कणों की व्यवस्था एक निश्चित है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था है। तो इस तरह से इसके कण होते हैं। ये है एक क्रिस्टलीय ठोस, ये मैंने बना दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोस, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा कि
यहाँ पर एक छोटा कण है जिसको बार बार दोहराने से इस पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वो छोटा कण कौन है, वो छोटा कण है ये एक कण है। इसी को अगर हम बार बार दोहराते रहे तो ये पूरा क्रिस्टल बन जाएगा। हम एग्जाम्पल ऐसा भी ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल दूसरे तरह का भी ले सकते हैं कि कुछ इस तरह का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, क्योंकि कणों इस तरह का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो यहां पर ये ठोस पदार्थ, ये कण मान के चलो। तो यहां पर एक चीज ऐसी है, एक कण ऐसा है, यहां पर देख सकते हैं ये, जिसके बार बार दोहराने पर ये पूरा क्रिस्टल बना है। इसके बार बार दोहराने पर ये पूरा क्रिस्टल बना है। तो ये जो क्रिस्टल बना है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो ये है क्रिस्टल जालक। अब इसके बाद इस छोटी चीज की हम बात करेंगे कि वह चीज जिसके कि बार बार दोहराने से ये पूरा क्रिस्टल बन रहा है। तो इस छोटी से छोटी चीज को हम कहेंगे इकाई सेल। इकाई सेल हम इसी के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। ये इकाई सेल, या इसे एकक कोशिका भी कहते हैं। एकक कोशिका, अंग्रेजी में यूनिट सेल, UNITCELL। तो इकाई सेल किसे कहते हैं? किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित वह छोटे से छोटी इकाई जिसके बार बार दोहराने पर उस पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम इकाई सेल कहते हैं। क्लियर? तो यहां पर देखिए, इसको हम ईंटों के और दीवार के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे कि एक पूरी दीवार को हम क्रिस्टल जालक माने तो ईंट क्या है उसमें? इकाई सेल। क्यों? क्योंकि ईंट के ही बार बार दोहराने से वह पूरी दीवार बन रही है। तो पूरी दीवार क्रिस्टल जालक हुई और ईंट क्या हुई? इकाई सेल। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर ये पूरा क्रिस्टल जालक है, यहां पर ये पूरा क्रिस्टल जालक है, और इसमें आपको जो कि हाईलाइट हो रहा है जो चीज, वो है इकाई सेल, यूनिट सेल। मतलब उस डब्बे के बार बार दोहराने पर पूरा क्रिस्टल बना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, तो ये है परिभाषा इकाई सेल की कि किसी क्रिस्टल जालक में उपस्थित वह छोटी से छोटी इकाई जिसके बार बार दोहराने पर उस क्रिस्टल का निर्माण होता है, इकाई सेल कहलाती है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये है इकाई सेल, ये पूरा क्रिस्टल जालक, ये है इकाई सेल, ये पूरा क्रिस्टल जालक। ठीक बात है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इकाई सेल के पैरामीटर। ये है इकाई सेल के पैरामीटर। तो ये क्या चीज होती है? तो उससे पहले हम देखेंगे, ये थी वो इकाई सेल जिसको कि मैंने अभी बनाया था, अभी आपको दिखाया था कि ये होती है इकाई सेल। परंतु ये इकाई सेल 2D में है, मीन्स द्विविमीय है। आपको दो ही विमा दिखाई दे रही होंगी, एक ऐसे और एक ऐसे। वास्तविक रूप से ये जो इकाई सेल होती है ये 3D में होती है, त्रिविमीय होती है। और वो कैसे? इसी इकाई सेल को अब मैं 3D में यहां पर बना रहा हूं। तो ये है 3D, इस इकाई सेल 3D रूप में। तो यहां पर आप तीन अक्ष देख रहे हैं, यहां पर ये है एक्स अक्ष, ये है एक्स अक्ष, और यहां पर ये है वाई अक्ष। यहां पर चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो, ये है वाई अक्ष, वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष, और यहां पर ये है जेड अक्ष। देखिए, तो जेड अक्ष इसमें नहीं था, इसीलिए ये क्या था? 2D था। अब ऐसे ऐसे डिब्बे अगर बहुत सारे हम रख दें, एक के ऊपर एक, एक के बगल में एक, तो एक पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ऐसा ही ये डिब्बा है इकाई सेल का, और उसके अगर उनको हम बार बार रख देंगे तो पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर तीन अक्ष दिखाई दे रहे हैं,
तो यहाँ पर जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं, सब जितनी भी भुजाएं हैं वो सब बराबर हैं। यहाँ पर एक्स अक्ष पर जो भुजा है ये बराबर है, वाई पर है ये बराबर है, जेड पर है ये बराबर है। क्योंकि ये घन है, एक तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको पता होगा। तो अक्षीय लंबाई जो एक्स अक्ष पर है उसे हम मान लेते हैं ए, एक्स अक्ष पर है उसको हम ए मान लेते हैं, वाई अक्ष पर है उसको हम बी मान लेते हैं, और जेड अक्ष पर है उसको हम सी मान लेते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिखेंगे अक्षीय लंबाई एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी, जेड अक्ष पर सी। तो ये तीनों अक्षों पर तीन अक्षीय लंबाइयां हैं। तो ये तीन पैरामीटर होते हैं जिन्हें हम कहते हैं अक्षीय लंबाइयां। अब तीन पैरामीटर और होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं लंबाइयों के अलावा भी एक चीज है, कोण। तो यहां पर दूसरे तरह का पैरामीटर होता है अक्षीय कोण। अक्षीय कोण, और अक्षीय कोण होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, जिन्हें हम कैसे देखते हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर सबसे सिंपल तरीका है, ए बराबर लिखिए अल्फा, बी बराबर लिखिए स्मॉल बी बराबर लिखिए बीटा, और सी बराबर लिखिए गामा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर ए जो अक्षीय लंबाई है, ए और बी के बीच में ये कोण, ए और बी के बीच में ये कोण। तो यहां पर ए और बी, ए अल्फा है बी बीटा है, मिसिंग क्या है गामा। तो ये कोण क्या कहलाएगा, गामा। तो यहां पर ए और बी के बीच में अक्षीय कोण गामा। ठीक, अब इसके बाद हम बी और सी के बीच में देखेंगे। तो बी और सी के बीच में जो यहां पर कोण होगा, बी और सी के बीच में क्या मिसिंग है, अल्फा। तो यहां पर बी और सी के बीच में जो कोण है वो कहलाएगा अल्फा। तो यहां पर देखिए, बी और सी के बीच में जो कोण है उसे हम कहेंगे अल्फा। उसके बाद सी और ए के बीच में जो कोण है, मीन्स ये वाला कोण। तो यहां पर देखिए, इसको हम बनाएंगे सी और ए के बीच में कोण। चलिए हम ऐसे बना देते हैं, इसे ऐसे। तो सी और ए के बीच में कोण क्या मिसिंग है, बीटा। तो यहां पर बीटा होगा, बीटा। तो यहां पर सी और ए के बीच में कोण बीटा। तो यहां पर तीन पैरामीटर ये हो गए, तीन पैरामीटर ये हो गए। तो इकाई सेल में कुल पैरामीटरों की संख्या होती है 6। इकाई सेल के पैरामीटर होते हैं 6। तो यहां पर ये है इकाई सेल के पैरामीटर। अब इसके बाद हम अगर इन पैरामीटरों को बढ़ाकर घटाकर, इन कोणों को बढ़ाकर घटाकर अगर लिखते जाएं तो हम कुल 7 प्रकार की इकाई सेल बना सकते हैं। मतलब कि यहां पर ये आपको दिखाई दे रहा है ये घन है, अगर हम ए को छोटा कर दें, बाकी बी और सी उतना ही रहने दें, तो ये कुछ अलग तरह का बन जाएगा। या फिर किसी भी एक कोण को कम कर दें या दो कोणों को कम कर दें। मतलब ये है कि अक्षीय लंबाइयों को घटा बढ़ाकर, बदल बदल कर, और कोणों को भी बदल बदल कर अगर देखें तो कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल हमें प्राप्त होंगे। ठीक है, तो उनको देखते हैं कौन से क्रिस्टल हैं। देखिए, तो भुजाओं की लंबाइयां और अक्षीय कोणों को बदल बदल कर अगर हम देखेंगे तो ये कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल समुदाय हमें प्राप्त होंगे। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहला क्रिस्टल समुदाय है घनीय क्रिस्टल। तो इसमें क्या होता है, घनीय क्रिस्टल में क्या होता है, आप देख सकते हैं घनीय क्रिस्टल में सबसे पहले ए जो कोर लंबाई होती है वो बराबर होती है बी के, और बी बराबर होती है सी के। इस घनीय क्रिस्टल में तीनों कोर लंबाइयां बराबर होती है। अक्षीय कोण अल्फा बराबर होता है बीटा के, बराबर होता है गामा के,
बराबर होता है 90 डिग्री के। तो ये कोण भी बराबर होते हैं। इसका अगर उदाहरण देखा जाए तो उदाहरण है इसका NaCl। NaCl में आपको इसी तरह की संरचना कुछ मिलेगी। तो यहाँ पर ये कुल 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय ये मैंने बना दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इनकी कोर लंबाइयां जो कि डिफरेंट है, डिफरेंट हमने ली हैं। और यहाँ पर है अक्षीय कोण, ये भी डिफरेंट है। तो और यहाँ पर है उदाहरण। तो बहुत से बच्चों को याद नहीं होती हैं ये चीजें। तो यहाँ पर आप कम से कम एक चीज तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सबसे सममित समुदाय कौन सा है। सबसे सममित समुदाय देखिए घनीय क्रिस्टल, घनीय सबसे सममित है क्योंकि इसमें कोर लंबाइयां और कोण बराबर है, सममित। और सबसे असममित कौन है? तृतीयांश। आप देख सकते हैं ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये यहां पर ये कुछ भी बराबर नहीं है, तो सबसे असममित। तो आप केवल इन 2 चीजों का तो ध्यान रखेंगे ही। तो ये पहले चैप्टर की कुछ टॉपिक्स मैंने लिए थे। अब इसके बाद आगे के टॉपिक्स अगले वीडियो में। तो आगे के टॉपिकों के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।